हेलो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग हमसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बहुत ही अच्छे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, या लाइव सेशन के दौरान भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। तो हमने सोचा है कि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर एक सीरीज करेंगे जिससे कि ज्यादा लोगों को उन क्वेश्चंस के जवाब से फायदा मिल सके और जो भ्रम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में या हिप की प्रॉब्लम्स के बारे में आम जनता में होते हैं उनको हम दूर कर सकें। तो उसी सीरीज के अंदर हमारा ये वीडियो है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत यूजफुल लगेंगे और इनके आंसर सुनने के बाद आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। और फिर भी कुछ चीज आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कि कितने दिन बेड रेस्ट चाहिए हिप रिप्लेसमेंट के बाद? तो सुभाष जी, एक भी दिन नहीं, विद इन 24 आवर्स आपको मेरी टीम खड़ा करके चला देगी। अगर आपका प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, फर्स्ट टाइम किया है, हमने किया है, तो हम अपने पेशेंट को 24 घंटे के अंदर खड़ा करके चला देते हैं। और जिन पेशेंट्स की बोन क्वालिटी अच्छी होती है उनको तो हम एनकरेज करते हैं कि बाबा पूरा वेट डाल के चलो। उनका स्टिक भी हटवा देते हैं अगर मसल पावर अच्छी हो तो। ओके, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पर बेड रेस्ट तो एक भी दिन का नहीं है। THR होने के बाद कितने समय पर जमीन पर बैठ सकते हैं और कितने समय तक बैठ सकते हैं? तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब आपकी होती है, अगर आपके प्रॉब्लम में हम आपको अलाउ कर रहे हैं नीचे बैठना, कोई स्पेशल केस नहीं है, तो मैं पेशेंट को 1 मंथ के बाद यानी कि 1 महीने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं नीचे बैठने की। उससे पहले महीने में भी मेरी फिजियो टीम काफी एक्सरसाइजेस करा के, स्क्वाटिंग करा के, आपकी टांगों को स्ट्रेच करा के, टांगों को चौड़ा करा के आपकी बॉडी की मसल्स को लचीलापन ला रहे होते हैं। और 1 महीने के बाद, आमतौर पे 1 से 1.5 महीने के बाद हम एनकरेज करना शुरू कर देते हैं पेशेंट्स को बैठने के लिए। और 2 महीने पे अक्सर पेशेंट्स बैठ पाते हैं क्रॉस लेग। कि सिरेमिक और हाईली क्रॉस लिंक पॉली जब हम करते हैं THR में, तो उसके घिसावट से जो पार्टिकल बनते हैं, जो छोटे छोटे कण बनते हैं, क्या उससे कैंसर हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं स्वप्न। एक शब्द में आंसर है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो हाईली क्रॉस लिंक पॉली की डेब्री है, मैं अभी आपको बता रहा था, उससे तो ऑस्टियोलाइसिस भी नहीं होता, यानी कि जो हड्डी कमजोर होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। जो नॉर्मल पॉली यूज करते हैं उससे ऑस्टियोलाइसिस होता है, उससे हड्डी कमजोर होती है। तो कैंसर का तो मतलब ही नहीं है। इन्फेक्शन होने के और बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन डेब्री उसका कारण नहीं है। ओके, हमारे कूल्हे में अगर पोस्टीरियर अप्रोच से हम सर्जरी करते हैं तो शियाटिक नर्व डैमेज होने का खतरा कितना है? अगर सर्जरी को ढंग से किया जाए, सर्जरी को अच्छे से आपकी नर्व को आपके रास्ते से दूर रखा जाए, तो 99.9% पेशेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारा लिटरेचर कहता है कि सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी कुछ पेशेंट्स के अंदर शियाटिक नर्व में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पैर का पंजा ऊपर नीचे चलना बंद हो सकता है। तो वो आमतौर पे समय के साथ रिकवरी कर जाता है, कुछ पेशेंट्स में 2 महीने में, कुछ में 3 में और कुछ में 6 महीने में। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नर्व बुरी तरह डैमेज हो जाएगी कि रिकवर नहीं करे, ऐसा रेयरली होता है। मतलब हमने अपने इतने 18 सालों की प्रैक्टिस में नहीं देखा है कि ऐसी कोई शियाटिक नर्व की नस की तकलीफ हुई हो जो कि रिकवर ना हुई। पर अगर नर्व डैमेज हो जाए बुरी तरह से तो डेफिनेटली फिर वो रिकवर नहीं करती, पर आमतौर पे ऐसा नहीं होता। कुमार मनोज पूछ रहे हैं रोबोटिक हिप सर्जरी सेफ है क्या? तो देखो, ऐसा है, रोबोटिक सर्जरी जो है ये बिल्कुल ही नई डेवलपमेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी के अंदर भी सर्जन ने ही पकड़ा होता है रोबोट की आर्म को, यानी कि आपके हिप को ओपन करना, आपकी मसल्स को सेव करना, ये रोबोट ने नहीं करना। आप समझ रहे हैं? आपके ऑपरेशन में आपको जो कट लगेगा, आपकी जो मसल स्पेयरिंग होगी, मसल्स को डैमेज कम होगा, ये सर्जन नहीं करना है। आपके हिप को जो डैमेज पार्ट है उसको कट करके बाहर सर्जन नहीं निकालना है। सिर्फ जब हम आपकी सॉकेट की, आपकी कटोरी की प्रेपरेशन करते हैं उसको डालने के लिए, उस समय पे रोबोट की जो आर्म होती है, रोबोट की सिर्फ एक हैंड होता है रोबोट का, जैसे मेरा हाथ है, तो उसको मैं हैंडल से पकड़ के हम उसे कप में लेके जाते हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि 4 mm 5 mm काटेंगे तो उतना ही होता है। आपके कप को ठोकना भी फिर सर्जन नहीं होता है, यानी कि कप को जब अंदर डाला जाता है, आपके बॉडी में बिठाया जाता है, आपकी बॉडी में इंपैक्ट किया जाता है, वो भी सर्जन ही करता है। तो रोबोटिक सर्जरी का कोई ग्रेट एडवांटेज कि जिससे कि हमें कहें कि अरे बाबा रोबोटिक बहुत बढ़िया है नॉर्मल सर्जरी से, ऐसा होने के लिए साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च होनी जरूरी है। और क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर रिसर्च आने में हमें कम से कम 10 साल के रिजल्ट्स देखने में कुछ तो साल लगने ही वाले हैं, जितने साल के बाद 10 साल हो जाएंगे जब होते हुए, तब हम बता सकेंगे कि भी हाँ, पहले 10 साल में ये नॉर्मल सर्जरी के मुकाबले ऐसे इसी वजह से बेटर। अभी तक ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम अपने पेशेंट्स को अभी ऑफर नहीं करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इम्प्लांट की एक्टिविटीज अगर सही पोजीशन में डाला जाए तो पेशेंट की एक्टिविटीज कंप्लीट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या हिप रिप्लेसमेंट से पहले कुछ एक्सरसाइज होती है जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें? बिल्कुल संदीप, जो भी एक्सरसाइजेज आपसे आराम से की जाती हैं हिप जॉइंट की,
वो आपको करनी चाहिए ताकि हिप मसल्स में अगर ताकत रहे, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। जितना ऐसी एक्सरसाइज जो आपका दर्द नहीं बढ़ा रही, जिस एक्सरसाइज से दर्द बढ़ता है उसको नहीं करना। अगर आपका दर्द नहीं बढ़ रहा है तो वो एक्सरसाइज आप कीजिए, उससे पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद रिकवरी में बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि क्या आप खेल सकते हैं क्या ऑपरेशन के बाद, हिप रिप्लेसमेंट के बाद? तो जब आपकी पूरी रिकवरी आ जाती है तो आप लो इम्पैक्ट यानी कि जो गेम्स को आप आसानी से खेल सकते हैं, जैसे कि डबल्स बैडमिंटन हो गया, गोल्फ हो गया, स्विमिंग करना हो गया, थोड़ा सा जॉगिंग करना हो गया, ये सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि क्रिकेट में आप फास्ट बॉलर हैं तो वो नहीं कर सकते। मेरा पेल्विक टिल्ट है, क्या ठीक होगा कि नहीं होगा सर्जरी के बाद? तो मैंने अक्सर बताया है, डिटेल में भी बताया है कि पेल्विक टिल्ट अगर फिक्स्ड नहीं हो, जो कि एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स में हो सकता है, अगर आपकी स्पाइन के अंदर बैम्बू स्पाइन हो गया है तो, अगर आपकी स्पाइन और पेल्विस जुड़ गई है तो, अगर वैसा नहीं है तो पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो जाता है। पेल्विक टिल्ट से क्या मतलब है हमारा? ये हमारा पेल्विस है, देखिए फ्रेंड्स, ये पेल्विस है हमारा, और आमतौर पे ये पेल्विस जो है ये ऐसे टिल्ट हो जाता है THR के पेशेंट्स में, ठीक है? यानी कि एवीएन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका हिप खराब है तो ऐसा टिल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम सर्जरी कर देते हैं और आपका हिप बैलेंस होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। जब हमारा पेल्विस स्ट्रेट हो जाता है तो उसके बाद हमारा वॉक भी इंप्रूव होता है और हमारी लेग लेंथ भी इक्वलाइज हो जाती है। आपकी टांग की लंबाई अगर कूल्हे के लेवल पे बढ़ गई है तो वो करेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी टांग की लंबाई पेल्विक टिल्ट की वजह से कम ज्यादा है तो वो डेफिनेटली करेक्ट हो जाती है। हर पेशेंट को अलग अलग टाइम लगता है पर ये करेक्शन जरूर होती है।